तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी, मतलब हम ज़रूरी नहीं कि एंड्रॉयड पढ़ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट हमारा दिमाग में यही रहता है कि क्यों पढ़ रहे हैं। ये हम उस दिन भी समझाए थे जिस दिन आप लोगों का सेमिनार था कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो वाई एंड्रॉयड का क्या क्या आंसर दिया गया था। फर्स्ट तो ये एक ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स है। बोला कि पहले तो मुझे इससे पहले तब एक और क्वेश्चन मुझे जानना तब पड़ेगा कि एंड्रॉयड होता क्या है। मतलब मेरा वाई एंड्रॉयड से भी पहले व्हाट इज़ एंड्रॉयड। दो क्वेश्चन हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि है क्या, तो हम लोगों को पता क्या है इसके बारे में। एंड्रॉयड क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट इज़ एन मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये तो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि ये एक तरीके से एक एक्सप्लेन किया जाता है। कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का दो तीन गो तरीका है, तो ये मेरा एक तरीका हो गया। दूसरा मेरे पास एक और तरीका है, जैसे हमारे पास कोई अगर पूछ देगा कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तुरंत, ठीक है ना, क्योंकि आप जब कोई आंसर दो तो क्रॉस क्वेश्चन में ना फंसो, ऐसा ही कुछ आंसर देना। ठीक है, तो इट इज़ एन मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा मैंने ये भी बताया था कि ये एक तरह से सॉफ्टवेयर स्टैक है। मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर को मिला के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर स्टैक। स्टैक मतलब होता है एक के ऊपर एक जो चीज़ रहता है, तो जिसमें सबसे नीचे जो होता है वो है कर्नल। जैसे हम इसका हिंदी मतलब भी बताए थे, गुठली। ठीक है, जो कि सबसे मेन हिस्सा, कोई भी ओएस में सबसे मेन हिस्सा यही रहता है। तो मेरा कर्नल में क्या क्या रहता है, तो सारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर मेरा कर्नल में मौजूद रहता है। ठीक है, कैमरा ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, ये भी हम दिखा रहे हैं। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर स्टैक इन विच जिसमें कि मेरा सबसे पहला जो है कर्नल सॉफ्टवेयर। ओके, मतलब उसके बाद लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होता है आपको भी पता है, जैसे आप सी में हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, तो ये दोनों का दोनों मेरा लाइब्रेरी है। मतलब लाइब्रेरी का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स सब डिफाइंड होते हैं, बस यही है। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर स्टैक इन विच कर्नल कॉमा लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में दो टाइप, कंपाइल टाइम भी होता है, रन टाइम भी होता है। तो लाइब्रेरी कॉमा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है वो भी समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फ्रेमवर्क एंड सबसे जो ऊपर, जो सबसे फ्रेमवर्क के ऊपर जो रन करता है, जो आप बनाओगे, तो वो है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपने बनाया है। ठीक है, तो आपका जो भी आप लोग मोबाइल में ऐप देखते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जितने भी ऐप्स, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई ना कोई एप्लीकेशन का काम करते हैं। ठीक है, जो कि एक फ्रेमवर्क पे रन करता है। फ्रेमवर्क पे किस पे रन करता है? लाइब्रेरीज। वो किस पे रन कर रहा है? मेरा कर्नल, जो कि लिनक्स कर्नल होता है। ये इसका कोडिंग हमेशा लिनक्स में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, सबसे बॉटम लेयर है। ठीक है, तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर स्टैक इन विच कर्नल कॉमा लाइब्रेरी कॉमा फ्रेमवर्क एंड लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंटर कम्युनिकेट मतलब आपस में बातें करते हैं। ठीक है, यूजिंग जावा। इतना जावा इम्पॉर्टेंट क्यों है? मतलब देखिए, अदर हमारे पास जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट सी है, C++ है, बट सारी कंपनी जावा खोजती है। और जावा का खास करके इस ईयर तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब पाइथन के रहते हुए भी जावा को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस, क्योंकि ये इसका मतलब हम लोग ये सीख के कोर जावा तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एडवांस जावा तो वेबसाइट एप्लीकेशन, और एंड्रॉयड में भी आपको जावा ही सीखना है। प्लस इतना ही नहीं, मान लीजिए अगर आपको जावा सीखने के बाद डॉट नेट पर भी काम मिल गया ना, तो भी आपको
क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप डॉटनेट में भी स्विच कर सकते हो। मतलब स्विच करने का सबसे बेस्ट जरिया यही है, ठीक है। पाइथन में भी अगर काम मिल गया तो भी स्विच कर सकते हो, मतलब आप लोगों को इतना नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो हमारे कोर्स में सबसे है कि हम लोग एंड्रॉयड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जावा को भी कुछ हद तक, कम से कम 3 से 4 क्लास 5 क्लास कम से कम हम लोग जावा के पीछे भागेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा कोडिंग भी अच्छा हो जाए। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका पीछे मेरा रीज़न है कि जब मैं कुछ टर्म यूज़ करूं तो उस समय आप लोग के दिमाग में ये रहे कि अच्छा ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि उस समय पता चला कि जावा जावा तो अभी तक सिलेबस में नहीं आया है। तो उस समय आप लोग ऐसा ना कि सर क्या बोल दिए, कैसे कर दिए खुद से, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब वो दिमाग में जब इमेज तैयार हो जाएगा तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा समझने में, ठीक है। तो एंड्रॉयड के लिए आपको जावा तो मस्ट है ही ऑब्वियसली, कि ये पूरा का पूरा आपस में जो इंटर कम्युनिकेशन होता है वो जावा के थ्रू ही होगा, ठीक है। अब जावा जो है, वाई जावा, इसके पीछे 2-3 को क्वेश्चन पूछ देता है। वाई एंड्रॉयड, सॉरी वाई एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड या फिर वाई एंड्रॉयड इज़ सो पॉपुलर। बहुत ही कम दिनों में एंड्रॉयड इतना मार्केट में बूम कर गया है ना। पहले आप लोग इतना, मुझे नहीं लगता, छोटा वाला फ़ोन यूज़ करता था आदमी लोग, ठीक है, बोर होता था, कितना क्या करेगा उसमें, बहुत ज़्यादा तो वो छोटा छोटा गेम दिया रहता है वो भी खेलता है लोग। इसमें तो बहुत कुछ गाना सुनते रहता है, सोते समय भी गाना सुनते रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहला जो चीज़ है ओपन सोर्स। इस टर्म को सुनते ही दिमाग में पहला आता है कि फ्री में डाउनलोड, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में फंसाता है। ऐसा नहीं है, आप जानते हो कि गूगल में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि फ्री में डाउनलोड नहीं होता या क्रैक नहीं डाउनलोड होता है, सबका तो हो ही जाता है। तो इसका मतलब होता है लो प्रोडक्शन कॉस्ट। लो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, कोई ऐप बनाने में कॉस्टिंग क्या क्या है। एक मैन पावर का कॉस्टिंग, जो बना रहा है उसका कुछ तो देना पड़ेगा उसको, ठीक है। सॉफ्टवेयर का कॉस्टिंग तो वो तो गूगल का प्रोडक्ट है तो इसलिए ओपन सोर्स है ऐसे भी। तो गूगल अपना सॉफ्टवेयर पूरा फ्री, पूरा फुल वर्जन फ्री। अच्छा ठीक है, प्ले स्टोर में लास्ट में बनने के बाद में प्ले स्टोर में अपलोड कर दीजिए ताकि दुनिया में सब लोग डाउनलोड कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ कहीं से भी। तो प्ले स्टोर का लाइफ टाइम अनलिमिटेड ऐप 1800, मतलब लगभग $25 के आसपास, जो कि बहुत ही कम है। एक बिज़नेस कोई अगर अपना स्टार्ट करना चाहता है, $25 उसके पास नहीं है तो उसको बिज़नेस करना बेकार है ना जी। अब इतना कम रुपया, तो मतलब अब बचा इसकी बारी। सबसे महंगा जो है, सॉरी, आदमी का खर्चा, इसी में जाके आदमी, क्योंकि देखिए आपके 8 घंटा का कीमत वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, मेरे 8 घंटा का कीमत मैं खुद डिसाइड करता हूँ। कोई 8,000 का भी जॉब करता है, कोई 10,000 का भी, कोई 1 लाख में भी संतुष्ट नहीं है, फॉरेन जाना चाहता है ना। तो वो तो आप पे डिपेंड करने वाला है। तो ये जो है कॉस्टिंग फिर भी इतना महंगा नहीं है जितना कि जिससे उससे इनकम कर सकते हैं आप लोग। प्ले स्टोर से जानते हो कि ऐप जितना डाउनलोड होता है उतना इनकम भी, गूगल भी आपको पैसा देगा उल्टा। इसे डाउनलोडिंग तो इसलिए करवाता है लोग, ठीक है। यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ने से पैसा मिलता है। तो मतलब ये लोग, भाई आपका उतना अर्निंग हो जाएगा जितना आपका एक्सपेंस होने वाला है, ठीक है। तो चलो, सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो यही है कि आपको ये ओपन सोर्स है। दूसरा, ठीक है, बोला कि ये इसमें जो सब दूसरा इम्पोर्टेंट है ये है कि हाई मार्केट एरिया। बोला मार्केट एरिया का मतलब क्या है। अगर मार्केटिंग एक चीज़ बता रहे हैं, लाइक अमेज़न में मान लीजिए मुझे कोई फ्रिज पसंद आया था, कभी देखिएगा कहीं पे भी जाइएगा आपको वही फ्रिज दिखते रहेगा। यही है तो खेल, ठीक है ना। जो हाँ, प्रोडिक्शन मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम आपको हर जगह रिकमेंड करते रहेगा, आज ये ऑफ़र है वो ऑफ़र है, ठीक है। तब भी ये तब भी बर्दाश्त हो सकता है। आप मान लीजिए फ़ोन में अपना सारा चीज़ कैच मेमोरी क्लियर करके देखिएगा, जब कोई नोटिफिकेशन अमेज़न की तरफ से आएगा, मान लीजिए मेगा सेल ऑफ़र फॉर 3 days, टक करके एक तो नोटिफिकेशन, मतलब आपके फ़ोन में आप जो कि ऑन भी नहीं करके रखे हो, व्हाट्सअप को या अमेज़न को ऑन भी नहीं करके रखे हो, तब भी आपके पास पहुंच जा रहा। उसका खर्चा आप देखो, अगर एक लिफलेट आपको बांटता रास्ते में, तो लिफलेट का खर्चा
1 रुपया तो पकड़ के रखिए मिनिमम, जो बांटने वाला है उसका भी कुछ सैलरी बनता है, वो भी 1 रुपया, 2 रुपया करके पर लिफलेट। उसमें भी आप जानते हो कि 1000 लिफलेट में बांटता तो 200-300, लास्ट में जाके ड्रेन में फेंक देता है। तो लॉस तो हुआ ना कंपनी का। इसमें भाई आप तो मजबूरन देखोगे ही, मैंने एक तरह से ये होता है कि पुश कर दिया एकदम फोर्सफुली, है ना, कि आप देखोगे ही देखोगे। ऊपर से इतना अच्छा वो लोग बैनर ऑफर दे देता है कि आदमी तो थोड़ा लालच तो रहेगा ही, ठीक है ना। तो ये है मार्केटिंग पर्पज से सबसे बेस्ट है, ठीक है, लोगों के पास पहुंचने का तरीका। तो ये पुश नोटिफिकेशन जब से आया है खास करके, तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में बूम किया है। तीसरा जो इंटर ऐप इंटीग्रेशन बोला गया कि ये क्या है, जिसके लिए इंटर ऐप इंटीग्रेशन, इसका मतलब आप देखो, एक कैमरा अपना फ़ोन का खोलना, फ़ोटो कैप्चर करना, गैलरी में सेव रहता है, ठीक है। व्हाट्सएप में भी तो देखिएगा, क्लिक मारिएगा कैमरा वहाँ से भी खुल जाता है, लेकिन दोनों कैमरा में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्वालिटी का भी डिफरेंस है। दूसरा, वो फ़ोटो कैप्चर करने के बाद भी एक बार आपको व्हाट्सएप में लेके आएगा, क्या शेयर करना चाहते हो किसी को तो शेयर हो जाएगा, अगर नहीं डिस्कार्ड कर दिया ना तो वो कहीं पे स्टोर भी नहीं रहता। ये रन टाइम में पूरा काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, वही कैमरा जब आप फ़ोन पे गूगल पे से आप देखोगे, उल्टा क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है कैमरे का उस समय। खाली स्कैन खाली लेके जाओ, कभी कभी तो स्लो हो जाता है नेट की वजह से, वरना लेके जाओगे ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। आधा भी अगर रीड करता है तब भी देखते हैं कि डिटेक्ट कर लिया। तो ये सब चीज़ हैं, तो मतलब वही कैमरा है, तो आपस में सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे नेट ऑफ हो गया तो शेयर करने जा रहे हैं तो तुरंत दिखाएगा कि आपका नेट नहीं है, तो नेट भी चेक कर रहा है साथ में। बैटरी लो हो गया तो भी डिटेक्ट करके बता रहा है कि आपका बैटरी लो हो गया। मतलब आपस में सारे ऐप इंटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब आपस में बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्पज़ से आपको खास करके देखिएगा, आपके मान लीजिए आपके फ़ोन में फ़ोटो में 3 गो फ़ोटो हैं, ठीक है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर तो सकते हैं, ये तो पता है। सेलेक्ट करने के बाद जब शेयर पे क्लिक मारिएगा तो व्हाट्सअप तो देता ही है, साथ साथ में जीमेल भी दे देता है। आप डायरेक्टली जीमेल पे क्लिक मारिए, आपका देखिएगा तीनों फाइल अटैच भी हो गया, खाली किसको भेजना है वो लिखिए, हो गया काम खत्म। तो इतना फास्ट, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे उल्टा करिए, जीमेल खोलिए, वो फाइल अटैचमेंट पे क्लिक मारिए, ब्राउज़ करते रहिए कि कहाँ पे मेरा वो फाइल तीनों मौजूद है, तो दोनों में झमेला है। तो इससे अच्छा कि आप ये वाला तरीका अपनाओ। तो ये सब काम का चीज़ें हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, है ना। तो पहला था व्हाट इज़ एंड्रॉयड, दूसरा वाई एंड्रॉयड। कंपनी का ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वो है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है मुझे, अगर ये सीखना है एंड्रॉयड तो कौन कौन सा मुझे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है सीखने के लिए। एक तो मुझे सॉफ्टवेयर ज़रूरत है JDK, फुल फॉर्म क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट, नाम से ही पता चल रहा, जो जावा को डेवलप करने में काम करता है, ठीक है ना। तो ये एक सॉफ्टवेयर ज़रूरत है। दूसरा मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूरत है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं बट एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके लिए हार्डवेयर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर तो समझ में आ गया। हार्डवेयर मतलब आपके लैपटॉप में क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहना चाहिए। मिनिमम 6 GB रहे तो अच्छा है रैम, ठीक है, मिनिमम 4, क्योंकि वो धक्का मार मार के चलेगा, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन 6 GB में ठीक ठाक काम करे, जैसे हमारे लैपटॉप का ही 6 GB है, आप देखना कि स्मूथ चलता है, ठीक है। तो ये मेरा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में है। सर मेरा 16 KB स्मूथ नहीं चलता। स्लो नहीं चलता, स्मूथ नहीं चलता। वो देखिए वो बहुत सारी चीज़ों पे बस डिपेंड करेगा। अब फिर भी हम चेक कर लेंगे, हो सकता है आपका लैपटॉप में ऑन स्टार्ट में, समझिएगा मेरा बात समझना, जब लैपटॉप आपका स्टार्ट लेता है, ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप थोड़ा अपने लैपटॉप का चेक कर लीजिएगा, होने दीजिए स्टार्ट में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर खुल रहा, सब डिसेबल करके रखे हैं तब भी सर। वो HDD है ना शायद, हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है मे बी,
SSD रहेगा तो फास्ट तो चलना ही है। तो 6 GB रैम i3 एनफ है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ 10 तो ये तो सॉफ्टवेयर में आ गया, फिर भी अब देख लेना विंडोज़ 7 भी रहे तब भी चलेगा अच्छे से, इसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, ग्राफिक्स बहुत है तो इतना ठीक है, बहुत हुआ तो ठीक है, अच्छा ग्राफिक्स भी दिखेगा आपको। और कुछ चाहिए क्या? आई थिंक स्टोरेज 7 GB से 10 GB बस, क्योंकि वो 7 GB लगेगा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, 3 GB आपका ठीक ठीक है। तो 7 + 3 एनफ है, ठीक है, ओके ना। बोला और क्या क्या कुछ चाहिए क्या? बोला ना, अब मुझे बेसिक चीज़ है कि इसका वर्जन कैसे कैसे रिलीज़ हुआ है। मैंने ये जब मार्केट में आया है तो कैसा कैसा वर्जन आया है मार्केट में। तो ABC इसका नाम इतना अच्छा से दिया गया है, FGHIJKLMNOPQ। आई थिंक R भी आ गया होगा, ठीक ठीक है, नहीं आया होगा तो देख लेंगे। तो फर्स्ट वर्जन का नाम था अल्फ़ा बीटा, यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद से सारे खाने वाले नाम हैं। तो कपकेक, डोनट, एक्लेयर्स, ठीक है, फोरियो, जिंजर ब्रेड, नाम नहीं भी याद रहे तब भी ठीक है, कोई प्रैक्टिस ही आपको सिखा देगा, ठीक है। हनी बेल शायद, आइसक्रीम सैंडविच, जेलीबिन, जो भी हो स्पेलिंग, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, पाई, क्यू का क्यू ही है, ठीक है ना, इसका कोई वर्जन नहीं है। तो ये है हम लोगों का। इन कंपनी में क्या क्या पूछती है, फर्स्ट की करंट वर्जन क्या चल रहा है, एक हमेशा दिमाग में रखना है। एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है ये, तो 13वां शायद वर्जन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 तो नहीं है, 13 ही शायद है, लेकिन मे बी ये दोनों को तो बाद ही दिया जाता है क्योंकि इसमें मार्केट में छाया भी नहीं था, यहाँ से थोड़ा मोड़ा शुरू हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्जन कब रिलीज़ हुआ है ये हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है कि एंड्रॉयड का मेरा फर्स्ट वर्जन का रिलीजिंग डेट क्या है, मैंने या ईयर क्या है, डेट तो नहीं भी याद रखेगा तो ईयर क्या है ये एक जानना ज़रूरी है। अच्छा, कौन सी कंपनी ने इसका, तो साइंटिस्ट मैंने पहले तो फाउंडर कौन है, किस कंपनी के अंडर में फाउंडर है, ये 3 क्वेश्चन हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ना, आप ये तीनों क्वेश्चन का हमेशा आंसर मिलना चाहिए। हाँ, 2008 मतलब 2008 से लेके आज कितना साल हो गया, 22 कितना साल हुआ, 14 साल हो गया कि 12 साल हुआ, 14 हुआ, 14 हो गया, हाँ 10 उधर 4 इधर, ठीक है। तो 14 साल में बिजनेस सोचिए कहाँ से कहाँ आया है एक सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना। तो ये एक दिमाग में रखना है, वो है। दूसरा एक दिमाग में रखना है वो है कि फाउंडर कौन है, तो फाउंडर का नाम क्या है, एंडी कुछ नाम है, एंडी रोबिन। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके ही बनाते हैं, हमेशा कोई भी चीज़ बनाते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें से जो टीम लीडर रहता है उसी के नाम पे नाम रखा रहता है, ठीक है। तो एंडी रोबिन नाम के एक हैं साइंटिस्ट जो कि कौन सी कंपनी में वाज फाउंडेड इन पेलो एल्टो कैलिफोर्निया इन 2003, ठीक है, लेकिन वो 2008 में फर्स्ट वर्जन रिलीज़ हुआ। अल्फ़ा बीटा को ऐसे भी काउंटिंग नहीं होता, ठीक है। अच्छा, लास्ट की
करंट वर्जन क्या है। तीन गो क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखना है कि अभी एंड्रॉयड का करंट वर्जन कौन सा रिलीज़ हुआ। तो ये 13 भी शायद हो चुका है, बट 2022 में कुछ तो रिलीज़ हुआ है, नहीं उसी का एल वर्जन है, जो भी हो, ठीक है। तो कौन सा कंपनी का अंडर में है, तो गूगल कंपनी का। कुछ चीज़ें आंसर मिल गया है ना। अब मेरा अब ये भी है कि कौन कौन सा लैंग्वेज मुझे सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे XML सीखना है, दूसरा मेरा जावा सीखना है। ये दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, एक आपका डिज़ाइनिंग के लिए, एक आपका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इस कोर्स को चूज़ करने के पीछे रीज़न भी क्या है, देखिए आप जावा जितना भी पढ़ लो अलग से, लेकिन बच्चा लोगों को एप्लीकेशन नहीं पता रहता। मतलब जावा पढ़ने के बाद भी सी भी पढ़ के आप लोगों को कौन सा बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन समझने के लिए कोई एप्लीकेशन बेस्ड ही ट्रेनिंग करना है, जिसमें एंड्रॉयड सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको जावा हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका हर चीज़ का एप्लीकेशन आने वाला है। क्लास क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो हम लोगों को क्लियर हो ही जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन, इसमें और एक ख़ास बात है, वो है कि DBMS भी है, ठीक है। तो DBMS तो हम लोगों को पढ़ना ही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि मतलब डेटा कैसे स्टोर होता है। कंपनी में 3 ही चीज़ तो पूछा जाता है, एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छा से आना चाहिए बच्चे का, जावा अच्छे से आना चाहिए, और तीसरा DBMS अच्छे से आना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, एक कंपनी में अब 10 गो चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका एक और अच्छा चीज़ है, वो है कि लगभग इतने प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड में, ठीक है। तो उसको मिला के तो अब अनगिनत बन जाएंगे। मैंने ये हुआ कि इंडिविजुअल मॉड्यूल वाइज प्रोजेक्ट, उसके बाद से मिल के अब कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा, क्लियर। तो CV में भी अच्छा रहता है कि चलो प्रोजेक्ट का नाम हम लोग मेंशन कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जावा ही क्यों, फटाक से अब मेरा प्रोग्रामिंग शुरू होगा कि वाई जावा ही क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चूज़ किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न है वो है कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी आज पॉपुलर है। PHP, पाइथन, .NET, C#, ठीक है। और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें जावा सबसे फर्स्ट आया है, ठीक है। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पड़ता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा मेरा है कि OS इंडिपेंडेंट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। तीसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये 3 वैलिड रीज़न है, ठीक है। अब देखिए, ये तो सिंपल में हम लोग जब पढ़ेंगे तब तो ये तो कहीं से भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ओ ये 3 गो चीज़, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है। बट अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि अच्छा हाई लेवल लैंग्वेज में क्या ऐसा चीज़ है, कि अब तो खुद के क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे कि हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ऐसा चीज़ है जिसके कारण वो OS इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट क्यों है, और इसके पहले क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आया है। तो चलो थोड़ा मोड़ा हम लोग ओवरव्यू देखते जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। हमारे लैपटॉप में क्या क्या रहता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक CPU होता है, एक माउस होता है, ठीक है। अब थोड़ा गौर करना कि हम लोग कीबोर्ड से कभी भी
कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, कोई भी की प्रेस करते हैं तो मॉनिटर में दिखता है कि मैंने क्या प्रेस किया, लाइक कुछ भी, ठीक है। बट कीबोर्ड का अगर वायरिंग देखिएगा तो वो कीबोर्ड कभी मॉनिटर से कनेक्टेड ही नहीं रहता। कीबोर्ड तो कनेक्टेड रहता है सीपीयू से, और मेरा सीपीयू मेरा मॉनिटर से कनेक्टेड रहता है, मतलब डेटा कुछ ऐसे जाता है ना। तो कीबोर्ड का से कोई भी की प्रेस करेंगे सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाता है, वहाँ से मेरा मॉनिटर के पास जाता है, ठीक है। बोला कि जो डेटा कीबोर्ड से सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू से मॉनिटर के पास जाता है, उस डेटा का कंप्यूटर में एक नाम दिया हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ASCII कोड क्या चीज़ है अब समझाते जा रहे हैं। पहले तो फुल फॉर्म पे जाते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब अमेरिका के द्वारा दिया गया स्टैंडर्ड कोड जो कि डेटा एक्सचेंज में हेल्प करता है आपको, मतलब एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस, दूसरा से तीसरा डिवाइस, ठीक है। कुछ कुछ कंप्यूटर में कुछ कुछ कैरेक्टर का ASCII कोड हमको पता रखना पड़ता है, कुछ कुछ कैरेक्टर का ASCII कोड मुझे पता रखना पड़ता है। वो भी किस में पता रखना पड़ता है? डेसिमल में। हम लोग बाइनरी तो याद नहीं रख सकते, तो हम लोगों को याद रखने के लिए डेसिमल पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब कौन कौन सा कैरेक्टर का कैपिटल ए कितना होता है? बहुत अच्छा। स्मॉल ए 0, ठीक है। अब कैपिटल ए का पता चल गया, कैपिटल बी 66 लाइन से सीरियली मिल जाएगा सब डेटा। टोटल 26 कैरेक्टर है, 65 और 25, ठीक है। तो ये भी आराम से निकल जाएगा। 0 का पता चल गया तो 9 का भी आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक बच्चे का दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि सर 58 से लेकर 64 के बीच में क्या है, ये बीच में ऐसा गैप क्यों है, ठीक है। या 91 से लेकर 96 के बीच में क्या है, ये दो गो क्वेश्चन मन में आता है, ठीक है। तो सिर्फ यही सब कैरेक्टर है, ये सब भी तो है ना, प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीज़न है, परसेंटेज का साइन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी, सिंगल कोट, डबल कोट, बहुत सारे अदर भी हैं, ठीक है। तो ये सब भी बीच बीच में घुसा हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं कि सच में तो हमारे पास ASCII चार्ट फॉर अल्फ़ाबेट्स एक बार सर्च करते हैं, यही वाला बेस्ट है, ठीक है। ठीक है। ये देखिए, ये चार्ट आपके सामने पड़ा हुआ है। हम लोग कहाँ से पढ़ना, तो 0 से 48। ये तो हेक्साडेसिमल कोड है, डेसिमल और कैरेक्टर। अच्छा, कैपिटल ए का 65, कैपिटल जेड का 90, बीच बीच में वो ब्रैकेट्स, बैकस्लैश, वो कैप वाला जितना भी टिल्ट साइन, स्मॉल ए का 97, स्मॉल जेड का। एक और क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, तो 127। अच्छा, 0 किसका होता है, तो नल कैरेक्टर। 1 स्टार्ट ऑफ हेड, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ टेक्स्ट वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। स्केप कैरेक्टर, कैंसिल कैरेक्टर, शिफ्ट इन, जब हम लोग शिफ्ट प्रेस करते हैं तब 15 जाता है, और जब शिफ्ट को छोड़ते हैं तो 14 जाता है। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों का शिफ्ट प्रेस हो रहा है, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ के लिए तो आपका ASCII टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये भी क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप लोगों को
ओके, अब लास्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने आता है। गुड, देखते हैं आता है तो 60 कैसे, ऐसे वाला 65 को 2 से डिवाइड करते हैं, 32 रिमाइंडर विल बी 1, 2 16 रिमाइंडर विल बी 0, 8 रिमाइंडर विल बी 0। बस देखते जाना, मैं जो पूछने वाला हूँ वो अब अलर्ट रहिए। 2 0 2 1 0। ओके, बहुत जन बच्चे यहाँ तक छोड़ देते हैं और बहुत जन बच्चे कि नहीं इसको आगे बढ़ते हैं। 0 1 ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें से उल्टा स्टोर होता है ना। इसको बोलते हैं MSB, इसको बोलते हैं LSB। फुल फॉर्म क्या है MSB का? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये मेरा है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। दोनों का मतलब पता है? यस सर। क्या मतलब है? सर अगर इस सिग्निफिकेंट बिट को हटा देंगे तो वो लास्ट का, जैसे कि 99 को 9 हटा देंगे पीछे का। बहुत सही है, एकदम सही है कि जो बोलना चाह रहे हैं वो मैं एक बार फिर से हाईलाइट करूँगा, ठीक है। मतलब ये तरीके में क्या दिक्कत होता है कि बच्चा को ऊपर से तो ठीक है, लेकिन उसको अगर मान लीजिए कहीं पे गलती से दिमाग एब्सेंस रहा, 1 लिखा गया, ट्रेस नहीं कर पाएगा कि मैं सही ही लिखा हूँ, कि बैक प्रोसेस बोल के कुछ नहीं है यहाँ पे। तो दूसरा तरीका हम लोगों के पास, जो कि हम लोग बकेट रूल को पढ़ के, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लीजिए एक बकेट है जहाँ पे आपको सैंड भरा हुआ है, बालू, और अप्रॉक्स 89 kg बोल दिया गया। आपको बटखरा बनाना है जिससे इसका वेट बैलेंस हो। तो एक तरीका है 1 kg 2 kg 3 kg 4 सबका बटखरा बना के 89, और एक तरीका है नहीं 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2, अच्छा नहीं 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 6 2 to the power 7। इस तरह से बटखरा बनाता है लोग। इससे क्या होगा, 1 kg मापना होगा तब भी, 2 kg मापना होगा तब भी, 4 kg 8 kg 16 kg 32 kg। एक और ख़ास बात है, देखिए तो 1 kg 2 kg 3 kg भी माप सकते हैं, 4 kg 4 1 5 6 7 सब माप सकते हैं, ठीक है। और एक ख़ास बात है वो है कि ये अगर 4 है तो पीछे का दोनों को जोड़िए तो 3, ये 8 है तो पीछे के तीनों को जोड़िए तो 7। हमेशा एक छोटा होता है, तो 16 तो 15 31 32 31। तो मतलब यहाँ तक मेरा कितना माप सकते हैं, तो 63 kg। मुझे मापना कितना है 89 kg, और आपको बटखरा बढ़ाना पड़ेगा। तो 64 और 63 127। अब मेरा आराम से माप सकते हैं। तो एक अगर 64 का बटखरा उठा लेते हैं तो बच गया 25 kg। 32 उठाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 8 24 1 25। 64 16 आपका हो गया 80 88 89। तो मतलब इससे क्या होता है, थोड़ा ट्रेसिंग भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। अगर 65 का अब निकालने को कोई बोला तो ये तो 89 का था, ठीक है। अब 65 को कोई निकालेगा आराम से 64 और 165 आसानी से निकल भी जाएगा। और जो उन्होंने बोला MSB LSB का कि अगर मैं इसको हटाता हूँ तो एक लॉस होगा, यानी 64 का बाइनरी कोड होगा, सबसे कम वैल्यू रखने वाला। लेकिन मैं इसको अगर हटा देता हूँ तो 64 लॉस हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाला। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे कम वैल्यू रखता है, राइट हैंड साइड में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, और वैल्यू क्या है वो ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा, ASCII कोड जो है ये तो डेसिमल है। आपको ASCII कोड जो है स्टैंडर्ड कोड है, तो ऑलवेज उसका 8 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, ऑलवेज 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। पुराना बुक उठाइएगा तो 7 बिट था, लेकिन अभी बहुत सारा नया सिंबल आ रहा है। हर फिजिक्स में तो लगभग हर समय साई जाई सिग्मा वगैरह वगैरह जो नया सिंबल है, ठीक है। तो ये सब के लिए आपका ASCII कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, 1 2 4 8
16, 32, 64 और 128। सुनाई दे रहा है अभी तक? सर हाँ अब 65 का करिए तो 0, 1, 1, ठीक है, तो ये मेरा 1 है, ठीक है। 97 का अगर करना है तो 64, 32, 96 और एक 97, और 48 का 32 और 16, 48। बहुत ही आसानी से हम लोग किसी भी चीज़ का, इसको लेके बहुत सोचता है बच्चा लोग कि सर ये नहीं लिख सकते हम 48 को, या मुझे फालतू का 0 0 लगाना ही पड़ेगा। क्या आंसर है? जब आपको कोई बोलेगा डेसिमल टू बाइनरी दोनों सही है, सॉरी ये तो 2 है, अच्छा डेसिमल टू बाइनरी है तो दोनों सही है, ठीक है। लेकिन जब कोई बोलेगा कि ASCII कोड जो डेसिमल में है तो ये गलत है, क्योंकि ASCII कोड स्टैंडर्ड कोड है, तो ये आप नहीं लिख सकते, आपको हमेशा 8 ही बिट करना होगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो पहला 2 बिट तो कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, हाँ। प्लस माइनस कौन सा सर फर्स्ट 2 बिट प्लस माइनस कुछ रिप्रेजेंट करता है? कौन सा फर्स्ट 2 बिट है? सर 11 के आगे जो 2 बिट है 11, अच्छा 1 1, अच्छा ठीक है। तो 11 के आगे जो 2 बिट है ये इसके लिए है, क्योंकि वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के लिए है, अभी तक कोई प्लस माइनस का बात नहीं है। प्लस माइनस के लिए अलग से वो फ्लैग बिट कहलाता है कि 0 मतलब प्लस, 1 मतलब माइनस, ऐसे करके। तो ये तो अभी तो सब प्लस ही है, ठीक है, अच्छा। ओके, तो हम लोगों का आगे, तो अब आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक तो ये बेसिक चीज़ था कि मेरा क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पे टिके रहना। वाई जावा में 3 क्वेश्चन था, क्यों ये हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में पड़ता है, क्यों ओएस इंडिपेंडेंट है, और क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये तीनों का आंसर मिलते ही आप लोग देखना बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहला जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो है कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे कैसे आया है, जिनका कोडिंग ख़राब भी होगा वो भी स्ट्रांग हो जाएगा इससे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला जो था वो है मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज आया था मशीन लैंग्वेज, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते थे। जिसमें अगर किसी को कुछ लिखने का मन करता था तो वो लिख नहीं सकता था, उसको सबसे पहले ए का ASCII कोड पता रहना चाहिए, =2 का ASCII कोड पता रहना चाहिए, 5 का भी ASCII कोड पता रहना चाहिए, सेमीकोलन का भी ASCII कोड पता रहना चाहिए। वो तो डेसिमल में है, उसके बाद उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। सोच रहे हो आप, इतना सारा ASCII कोड याद रखना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद भी सही नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा अगर जैसे थ्योरी पढ़े हैं तो उसमें एक चीज़ पता होगा, क्लॉक पल्स सुने हैं, क्लॉक पल्स, फ्लिप फ्लॉप, ये सब चीज़ें, तो वो यही चीज़ है, ठीक है। कि आपको अगर किसी को 65 समझाना है कंप्यूटर में, तो वहाँ पे पहले से मैनुअली स्विच रहता था। पहले ज़माना का कंप्यूटर में मैनुअली स्विच रहता था, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक क्लॉक पल्स रहता था। अब इसमें क्या होता था, आपको कोड के अनुसार बस उसको सजा दीजिए, 0 1 0 0 0 0 0 1। जैसे क्लॉक पल्स देंगे वो तुरंत तब समझेगा ए। फिर 61 के अनुसार फिर से सजाइए, फिर क्लॉक पल्स देंगे तो =2। 553 के अनुसार फिर से सजाइए, तो जो कि बहुत ज़्यादा स्लो, तो इसलिए इसको मार्केट से पूरा हटा दिया गया, क्योंकि इतना दिमाग लगाना, और आप लोग पहले ज़माना का कंप्यूटर भी जानते हो, एक एक घर के बराबर होता था, है ना। आजकल तो एकदम पतला स्लिम लैपटॉप निकल गया है, देखे है ना। तो वही चीज़ है, उल्टा उससे कहीं ज़्यादा फीचर्स, है ना। तो ये हुआ हमारा पहला, जिसको क्यों हटा दिया गया, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है कैलकुलेशन में।
तो सेकंड आया मेरा लो लेवल लैंग्वेज। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर। जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, लो लेवल लैंग्वेज। माइक्रो प्रोसेसर जैसे क्या बोलना चाह रहे हैं, i3 प्रोसेसर, पेंटियम प्रोसेसर, कोर टू डुओ प्रोसेसर, उस समय का बात कर रहे हैं। तो कोर टू डुओ तो भी तो आधुनिक युग का है, उससे भी पहले, ठीक है। वो भी शायद आप लोग को अभी तक सिलेबस में नहीं आया होगा। 8085 माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब सिलेबस में नहीं आया है, लेकिन वो भी एक तरह से छोटा सा आईसी था, ठीक है, छोटा सा चिप, ठीक है। तो क्लियर, तो ये उस समय का बात कर रहा है, ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक इधर तो एक चिप का आविष्कार हुआ। चिप में कोडिंग करने का कोई माध्यम नहीं था पहले ज़माना में, तो कोडिंग करने के लिए तो वो लोग क्या किया, एक फिर सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया। बोला सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, असेंबलर, जो कि लो लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं, बहुत जन इसको कमांड बेस्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं, कमांड बेस्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि आप जो भी लिखोगे उसको मशीन लैंग्वेज में खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा। ऐसा कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज असेंबलर, तो इट कन्वर्ट्स, इसमें क्या लिखना पड़ता था समझ आइए। ए इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन को समझ के इसका मतलब क्या होता है, 5 को ए में मूव करो ना, ए को 5 में मूव करो, हमेशा राइट टू लेफ्ट एकदम। तो इसके अनुसार कमांड होता था मूव ए, 5, ठीक है। बी इक्वल्स टू 10, तो मूव बी, 10। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये ऐसा कमांड था, पहले ऐड करो ए, बी, और लास्ट में मूव सी, ए, तो मतलब सी में लास्ट में रिजल्ट को मूव कर दो। तो इस तरह से कुछ कोडिंग लिखा जाता था पहले ज़माना का कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसमें पहले से असेंबलर में लिखा जाता था, मूव ए आएगा मतलब समझ जाना 65, और उसका बाइनरी कोड भी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में ही कन्वर्ट होके तब चिप के पास पहुंचता था। ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है। तो थोड़ा सा तो आसान हुआ। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज असेंबलर, इट कन्वर्ट्स लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, आविष्कार हुआ असेंबलर का, ठीक है। मतलब इस समय में एक्चुअली में बहुत सारी कंपनियां ही प्रोसेसर बनाती थी। आज भी बहुत सारी कंपनी, इंटेल कंपनी का प्रोसेसर, इंटेल 3, इंटेल 5, फिलिप्स कंपनी भी आपका प्रोसेसर बनाती है, आर्म प्रोसेसर भी बनता है। बोला ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब यूज़ होता है घड़ी उड़ी में, छोटा छोटा घड़ी, आजकल स्मार्ट वॉच आ गया है, ठीक है, कि आपका हार्ट बीट सब कुछ नॉर्मल है नहीं है, ठीक है। तो वो सब चिप में आपको ARM प्रोसेसर, ठीक है। तो सब कंपनी ने क्या किया, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होने के कारण उसने अपना अपना कोड डाल दिया। मतलब जिसका मन किया मूव ए, 5 को 5 समझना स्टार्ट कर दिया, कोई अपना MVI, मूव इमीडिएटली ए, 5, MV A, 5। तो मतलब इसमें बस एक ही प्रॉब्लम आने लगा, वो है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कोड नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोसेसर हैविंग डिफरेंट कमांड, बस यही प्रॉब्लम होना स्टार्ट, प्रोसेसर हैविंग डिफरेंट कमांड। तो इससे क्या प्रॉब्लम होने लगा, एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू ही नहीं। कोई इंटेल कंपनी में मान लीजिए 5 साल का एक्सपीरियंस लेके फिलिप्स कंपनी में जब स्विच करेगा तो उसको कमांड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका कमांड अलग है, फिलिप्स कंपनी का कमांड अलग है। तो एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू ही नहीं, ठीक है ना। मार्केट में तो वही तो एक्सपीरियंस काम आता है आप लोगों का, ठीक है ना। जो एक कंपनी में पहले से काम किए रहोगे उसी को आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, तीसरा जनरेशन में क्या आया, ठीक है, थर्ड जनरेशन का बात कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन का मीडियम लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, जिसमें क्या क्या आता है, C और C++, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हुआ। अब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया था। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तो एक और सॉफ्टवेयर का आविष्कार हुआ, वो है कंपाइलर, ठीक है। असेंबलर तो पहले से ही था, नज़र एकदम, हम क्या बोले कि आप लोग पुराना कोड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसमें, ठीक है।
कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ कंपाइलर, तो फट से बच्चा लोग आंसर देता है कि एरर चेक करना। गूगल भी आजकल हिंट्स देता है, पता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक लिखिएगा तो क्या वो कंपाइलर हो गया? तो यही चीज़ है। व्हाट इज़ कंपाइलर का मतलब होता है कि ये मीडियम लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, असेंबलर लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बोला कि मीडियम लेवल लैंग्वेज पहली बार क्यों पॉपुलर हुआ था कि आपको कोडिंग एक ही चीज़ सीखना है, ठीक है। अब अपना अपना सॉफ्टवेयर अपना समझेगा, वो मेरा काम नहीं है। कोई मूव A,5 समझे, कोई MVI डेवसी MVI A,5 समझे, मेरा काम थोड़ी ना है वो याद रखना। कोड ब्लॉक अपना कमांड याद रखें, तो मतलब मेरा काम आसान हो गया। हम लोग एक ही कोड पढ़ेंगे हर जगह, वो लिनक्स में हो या C हो, विंडोज़ हो, ठीक है ना। और बाइनरी में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने लगेगा। बोला कि ओके, ये कौन से कैटेगरी का? 3rd जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। अब एक चीज़ समझाते हैं, आप ही लोग आजकल कौन सा ऐप है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? जोमेटो, फेसबुक, बिल्कुल बिल्कुल। ब्यूटी प्लस भी एगो सॉफ्टवेयर है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स सिर्फ यूज़ करती हैं, मतलब आजकल बॉयज़ क्या सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है। तो उस एक्चुअली में वो बनने के पीछे रीज़न क्या था, ठीक है। आप देखना थोड़ा सा पहले का स्कूलिंग टाइम, आप लोग स्कूल होंगे, हम लोग कॉलेज होंगे, बस यही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उस समय लोग अपना फ़ोटो खींचते थे, मान लीजिए गलती से दोस्तों का फ़ोटो अच्छा आ गया, अपना फ़ोटो ख़राब आ गया, तो उस फ़ोटो को डिलीट मार देते थे, है ना। आज भी करते होंगे आप लोग, अपना फ़ोटो अच्छा आएगा, दोस्त लोग एकदम गंदा दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ़ोटो हम रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो लोगों का देखा गया डिप्रेशन लेवल उल्टा बढ़ गया। अपने आप को देख के सेल्फ मोटिवेशन सबको होता है, नहीं तो आईना इतना बार कोई जाकर देखता नहीं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अपने आप को देख के सब लोग होते हैं, ठीक है। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था इसके ऊपर, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि तुमको क्यों ले, ठीक है। पहले हर कंपनी पूछती है वाई आई सेलेक्ट यू, ठीक है। तो बोला कि सर हाँ, अपना जो डिपार्टमेंट था उनका IT डिपार्टमेंट, वो तो बताए ही, प्लस मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, हार्ड वर्क नहीं करता, ठीक है। तो तुरंत क्वेश्चन दाग दिया कि अच्छा एक ऐसा बताओ कि स्मार्ट वर्क करते हो ना, तो एक ऐसा एग्जांपल दो कि तुमने कभी किया है स्मार्ट वर्क, उसमें हार्ड वर्क नहीं लगा है। सब लोग क्योंकि बोल तो देते हैं, चिपका दिया आंसर, ठीक है। तो उसने एक प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना लगाया, आंसर दिया कि सर मेरे पापा का एक हॉस्टल है जिसमें लिफ्ट लगा हुआ है, आए दिन ख़राब होते रहता है, ठीक है। स्मूथ नहीं चलता, हमेशा ग्रीस लगाना पड़ेगा, मैंने मैकेनिक्स को बुलाते रहो। तो मैंने पापा को आइडिया दिया कि पापा एक आईना लगा दीजिए लिफ्ट में, ठीक है। क्योंकि लोग जब उठेंगे तो वो अपने आप को इतना देखने में मशहूर रहेंगे, उनको समय का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। लोगों को स्लो चल रहा है, ख़राब चलेगा, खर 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 चल रहा, और कब लगता है बोरिंग, जब आदमी को अपने आप को देख के हमेशा सब कोई मोटिवेट होता है, ठीक है ना। तो ये ब्यूटी प्लस भी ये कुछ ऐसा ही किया। इसने क्या किया लॉजिक में कि इसने क्या किया, डार्क कम्प्लेक्सन और फेयर कम्प्लेक्सन का दोनों का ASCII कोड निकाल लिया। डार्क कम्प्लेक्सन वाला और फेयर कम्प्लेक्सन वाला एकदम हम 0 समझ लेते हैं, डार्क को एकदम 1 समझ लेते हैं, ठीक है। तो 0 0 0 0, क्योंकि 6 बिट में कोडिंग होता है हमेशा। तो 2 R के लिए, 2 G के लिए, 2 B के लिए, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अगेन सेम, रेड पूरा, ग्रीन पूरा और ब्लू पूरा। तो RGB जब फुल हो जाएगा तो ये वाइट कलर का, मतलब एकदम USA वाला गोराई हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, हम लोग इंडियन हैं तो थोड़ा सा मीडियम में ही रहेंगे। तो जो पूरा डार्क कम्प्लेक्सन है उसमें अगर थोड़ा सा ASCII कोड जोड़ दें तो थोड़ा सा फेयर, उस फेयर के कारण उसका चेहरे का दाग धब्बा स्पॉट सब गायब हो जाएगा। लोग अपने आप को देख के खुश भी रहेंगे, है ना। जो बहुत ज़्यादा गोरा रहेगा तो उसको भी थोड़ा सा ही ऐड करेगा, ज़्यादा नहीं तो अब फोटोशॉप वाले में क्या करता है लोग ना, भूत बना देता है कभी कभी, ठीक है। अपने आप को कोई नहीं पहचान पाता है, ठीक है।
तो ऐसा भी हो जाता है, खास करके स्कूल से कॉलेज में जो एंट्री होता है ना। स्कूल में तो मुझे नहीं लगता 11-12 में कोई फ़ोटो खिंचाता भी है, 9 वाला 10 वाला ही चला देता है। ठीक है, 9 वाला 10 वाला WB JEE में भी सब जगह उसी को चला देता है, और कॉलेज में एक बार में आके अपना चेहरा देखता है फ़ोटो में, अपने आप को नहीं पहचान पाता। ठीक है, तो ये पूरा खेल है ASCII कोड का, टोटल ASCII कोड पे ही पूरा दुनिया टिका हुआ है। ठीक है ना। और आप लोग कैमरा को ओपन करके थोड़ा देखना। ठीक है, कैमरा को ओपन करके आप लोग का चेहरा वो डिटेक्ट करता है स्क्वायर बॉक्स में। अगर 3 गो फ्रेंड भी हैं तो तीनों का स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अगर जो आंख बंद करेगा देखिएगा उसके चेहरे से स्क्वायर बॉक्स हट जाएगा। ठीक है, तो अपने तो देख नहीं पाओगे, बस विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों पे कि सही बोल रहा है, क्योंकि आंख तो बंद रहेगा, है ना। तो चलो अब क्या करते हैं हम लोग, मीडियम लेवल लैंग्वेज में बोला गया कि क्या कमी था कि हाई लेवल लैंग्वेज आया। मेन तो क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। बोला गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कमी नहीं है C और C++ में, लेकिन हाँ एक कमी है, वो है क्या कि जब मैं कोड को सेव करता हूँ .c और .c++ से, और जब अब कंपाइल करते हैं हम लोग तो एक नया फाइल बनाता है OBJ फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, जो कि OS डिपेंडेंट है, जो कि OS डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और उसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने विंडोज़ में कंपाइल किया है तो वो विंडोज़ में ही अच्छे से चलेगा, लिनक्स में नहीं चलेगा, मैक में भी नहीं चलेगा। अगर लिनक्स में कंपाइल किया है तो लिनक्स में ही चलेगा अच्छे से, विंडोज़ में नहीं चलेगा, है ना। तो यही एक प्रॉब्लम है। अच्छा, जब हम रन कराते हैं, रन मतलब असेंबलर से जब पास कराते हैं तो वो एक और फाइल बनाता है .exe फाइल, बिल्कुल सही है कि .exe फाइल बनाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, खराबी क्या है, बस ये OS डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारा। अब आगे, अब हमारे पास आगे हैं कि चलो जो मेन जिस पे आने वाले थे हम लोग, यहीं इसी के लिए इतना कुछ हम लोग पढ़े कि आखिर ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। हम लोग कौन से जनरेशन में अभी हैं? 4th में, 5th में। ठीक है, 5th में क्या क्या आता है? AI, मशीन लर्निंग, IoT, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर है, जिसमें जावा सबसे पहले आता है, ऑब्वियसली आएगा भी। ठीक है, PHP भी आता है, .NET भी आता है, जितने भी सबका सब। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें सॉफ्टवेयर दोनों को मिक्स कर दिया गया। सबसे पहला काम ये किया गया कि हाई लेवल लैंग्वेज में, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं सब में कंपाइलर और असेंबलर अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं है। कंपाइलर और असेंबलर दोनों मिक्स करके एक ही सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिसके कारण आप कोडिंग लिखना तो बहुत ही इजी है। जावा में भी लगभग C की तरह ही कोडिंग है। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस जो आएगा वो हम लोग पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण अगर कोई पूछेगा व्हाट इज़ कंपाइलर, अब देखिए अब क्या करें, ये हाई लेवल लैंग्वेज को अंदर ही अंदर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, अंदर ही अंदर मशीन लैंग्वेज में। मतलब अगर आउटपुट देखिएगा तो सीधा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर आएगा, है ना। अच्छा, लेकिन देखा गया साइंटिस्ट लोग कि एक एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट, एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट तो बहुत बड़ा कोड हो जाता है। मैंने बाइनरी में बहुत ही बड़ा कोड हो जाता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, बाइनरी कोड ना सपोर्ट करके हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो मतलब इसको हम लोग इस मशीन लैंग्वेज को, जो C वाला मशीन लैंग्वेज वो बाइनरी लैंग्वेज है, ये वाला बहुत जन इसको हेक्स कोड भी बोलते हैं, बहुत जन इसको बाइट कोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये 8-8 बिट करके ही, बाइट मतलब 1 बाइट मतलब 8 बिट, हाँ, तो वही 8 बिट को बाइट कोड भी बोलते हैं, लेकिन बिट कोड नहीं बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने आता है? ठीक है, चलिए बताइएगा तो आंसर क्या होगा इसका।
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल 4 डिवीज़न करेंगे। पहला कितना आंसर रहेगा? बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 to the power 4, मतलब 4 करके लेफ्ट साइड से हम डिवाइड कर लेंगे। 8 4 2 1, तो 4 और 2 6 और एक 7, और 4 2 8 4 2 1, तो 4 और 1 5। ओके, बहुत ही अच्छा है। इसमें रन करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? इसमें रन करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है इंटरप्रेटर। बहुत कमाल का चीज़ है सब, ठीक है। बोला कि ओके, मतलब आउटपुट कहाँ से जनरेट होता है? तो आउटपुट मेरा इंटरप्रेटर से जनरेट होता है, ठीक है। बोला ओके, अब ऐसा क्या चीज़ है कि इसको ओएस इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट जो भी बनाए, तो बोला कि जब मैं कोड को डॉट जावा से, अब सबका फोकस यहीं पे रखिएगा, डॉट जावा डॉट PHP डॉट C#, डॉट पाई, अच्छा, जिससे भी हम सेव करके जब हम कंपाइलर से पास कराएंगे, तो कंपाइलर से जब हम पास कराएंगे तो वो एक नया फाइल बनाता है डॉट क्लास फाइल, जो कि देखा गया है कि ओएस इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब हम रन कराते हैं तो वो एक नया फाइल बनाता है, abc.jar फाइल, जावा आर्चिव फाइल। आर्चिव का मतलब होता है आपको बंडल करना, मतलब छुपाना भी बोल सकते हो, ठीक है, बंडल भी करना बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप सोचो एक ऐप बनाते हो, मान लीजिए होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, सर्विसेज पेज, तो 5 गो अलग अलग फाइल है, इसको एक साथ बांध के एक साथ जनरेट करने को आर्चिव फाइल बोलते हैं, ठीक है। बोला गया कि मतलब इसमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? jar to exe कन्वर्टर अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये नया फाइल बनाएगा। अब सुनिएगा, अब ध्यान से, मतलब सॉफ्टवेयर बनाना थोड़ा टफ है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कि सर जार फाइल ओएस इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होता है? तो डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। फटाक से अब देखिएगा क्या अंतर आने वाला है यहीं पे, मतलब हर एक अपना अपना ओएस का, विंडोज़ का 7 का अपना जार अलग होता है, मतलब JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, मैक के लिए अलग होता है, लिनक्स के लिए अलग, मैंने हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अपना JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, JRE, ठीक है। और JRE के कारण जार फाइल बनता है। अच्छा, EXE फाइल भी तब तो ओएस डिपेंडेंट ही हुआ। बोला सर फ़ायदा क्या हुआ तब? इतना कुछ नया नया हम लोग पढ़ लिए हैं, वो भी डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट, खाली क्लास फाइल ही एकमात्र है जो इंडिपेंडेंट है। बात समझना क्योंकि आपको इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन में नहीं फंसना है। क्रॉस क्वेश्चन, इसके पीछे बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन, तब जब डिपेंडेंट ही है तो फ़ायदा कहाँ पे है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। ये स्टोरी बस ऐसे ही, ये मान लीजिए हमारी कंपनी है एग्जाम्पल, ठीक है। ये मान लीजिए कोई क्लाइंट है, ठीक है, एक क्लाइंट है, ओके। क्लाइंट ने बोला कि मुझे अमेजन जैसा वेबसाइट चाहिए, जानते हैं, मान लीजिए ये बोल दिया अमेजन जैसा वेबसाइट बनाना है। फटाक से क्रॉस क्वेश्चन हम लोग दाग देते हैं कि अमेजन जैसा या अमेजन, जैसा में बहुत कुछ आ जाता है ना। तो बोला नहीं नहीं, मुझे सारे फंक्शनलिटी चाहिए, ठीक है। हम लोग बोल दिए कि ठीक है 6.5 लाख आपका प्रोजेक्ट का लगेगा लगभग मिनिमम, ठीक है, वो भी फीचर्स पे वेरी करेगा। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतना बजट नहीं है, मेरा बजट ही है 30,000 रुपया। मैंने क्या बोला, ठीक है, उसने क्या क्या बोल दिया, मैंने 6.5 लाख बोला, उसने मुझे बोल दिया 30,000 रुपया, ठीक है। अब मन में एक दुविधा रहता है, कंपनी में जब काम करेंगे तो आपको एक मन में दुविधा होगा। आप एक यूज़र हो, क्लाइंट भी एक यूज़र ही है, उसको अमेज़न के बारे में क्या पता है? क्योंकि अमेज़न तो आप लोग ऊपर से देखते हो, क्या प्रोडक्ट दिखता है, ऐड टू कार्ट करते हैं, प्रोफाइल में जाके अपना ऑर्डर हिस्ट्री चेक कर पाते हैं, रिफंड कर पाते हैं, बस यही सब, कैंसिल ऑर्डर।
आप पीछे का बिजनेस लॉजिक देखे नहीं हो, क्योंकि उसमें कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होता है, शेयर करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो मैंने इतने सारे टाइप, वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है, वेंडर भी बहुत टाइप के वेंडर हैं। तो हम भी सोचे कि एक काम करते हैं, इसको तो पता नहीं है, इसको तो खाली पता है कि ठीक है बस ऐड टू कार्ट वोट है, ठीक है तो हम एक काम करेंगे, ठीक है सर हम लोग बना देंगे, ठीक है। नहीं तो ये किसी और के पास, क्योंकि ये लोग देखिए क्लाइंट लोग ऐसे ही होते हैं, मैंने नहीं भी होगा तब भी एक आदमी तो मुझे 20,000 में दे रहा है। जैसे आप लोग दुकान पे जाते हो, अरे वहाँ पे तो प्याज 14 रुपये करके मिल रहा है, आप 15 रुपये बोल रहे हो, मैंने भले ना पूछा हो। तो वैसा ही कंपनी में भी होता है। तो चलो बार्गेनिंग जब चल रहा है, तो अब सुनिए हमने क्या किया, 30,000 में एग्री कर लिया, ठीक है, विथ प्रपोजल, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के कुछ भी नहीं, ये हामी भी भर दिया, हामी भर दिया। अब प्रोजेक्ट आगे बढ़ गया। जब प्रोजेक्ट बना के दिए, बोला नहीं 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 मुझे तो ये सब तो और भी फीचर्स चाहिए था, ठीक है। तो सर आपने डॉक्यूमेंट तो बोला था, बोला डॉक्यूमेंट का हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए प्रोजेक्ट, मुझे रिफ़ंड चाहिए। तो रिफ़ंड जानती हैं कितना डेंजरस है, क्योंकि ये पैसा जो है, जो डेवलपर बनाया है उसको तो पैसा मिला कि नहीं मिला, वो चाहे 1 मंथ खटा हो, 1.5 मंथ खटा हो, तो कंपनी तो उसको पैसा सैलरी के रूप में दे दिया उस प्रोजेक्ट पे जब खटा। तो रिफ़ंड बड़ा डेंजरस है। तो इसने बोला कि नहीं मुझे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुझे पूरा फुल फीचर्स चाहिए, ठीक है। फिर से हम बोले कि ठीक है, रिफ़ंड देने से तो अच्छा है कुछ नया नया वेंडर ऐड कर देते हैं, मल्टी वेंडर। अब प्रोजेक्ट का कॉस्ट मान लीजिए, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाएगा वो 30,000 में, हमारे तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि मैं सैलरी पे करूँगा, उतना दिन डेवलपर को खटाऊंगा तो ऑब्वियसली सैलरी भी पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने फिर से कुछ दिया अपडेट, बोला नहीं 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 मुझे ये भी चाहिए। ये हुआ चालाक क्लाइंट। ये लोग क्लाइंट लोग बहुत चालाक होते हैं, ठीक है, कि बोला कुछ अब करवाएगा कुछ उस 30,000 में, ठीक है बनाने दीजिए। लास्ट में मान लीजिए ये प्रोजेक्ट आके खड़ा हुआ 1,20,000 के आसपास, ठीक है, खट खुट के, लेकिन वो दिया कितना मुझे, 30,000 रुपये। तो हम भी क्या किए, कोई बात नहीं, हमने प्रोग्रामिंग में डाल दिया कि 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा अपलोड ही ना कर पाए। प्रोग्रामिंग में अपलोड करके डाल दिया। जिस दिन उसका 10 गो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा, 10 गो प्रोडक्ट, फिर से मेरे से कांटेक्ट करेगा। इस बार तो हमारा भी शर्त रहेगा ना कि सर 10 प्रोडक्ट से आप ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते, वेंडर भी 2 गो वेंडर से ज़्यादा जोड़ नहीं सकते। मैं हर जगह कोड में कंडीशन डाल के रख दी है, ठीक है। अब फंसा, क्योंकि हमको तो फंसाया अपने बातों में, तो हम भी फंसा दिए उसको। अब वो क्या हुआ, अब मुझे हम बोलेंगे देखिए 30,000 रुपये और लगेगा। फिर से मैं बाउंड्री लिमिट मार दिया 25, 6 वेंडर, ठीक है। जिस दिन 25 प्रोडक्ट फिर से, तो फिर से 30,000 रुपये, क्योंकि उसका मतलब, इसका मतलब बिजनेस चल रहा है, तो है ना। जब पूरा का पूरा वो पैसा वसूल होगा तभी उसको फुल सोर्स कोड दिया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए कंडीशन मारते ही रहेंगे हर जगह, ठीक है ना। तो मतलब कहना क्या है, ये तो स्टोरी था, ये बस ऐसे ही, क्योंकि ऐसा होता है बहुत ज़्यादा स्टोरी। हाँ ये तो देना ही पड़ेगा, आप उसके लिए खट रहे हो, लेकिन सोर्स कोड तो रहेगा ही, उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये खास करके देखिए एक्चुअली में किसको ज़रूरत पड़ता है सोर्स कोड, क्लाइंट लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता। ये स्पेशली ये जो देखिए 2 टाइप के क्लाइंट होते हैं। एक होता है B2B, मतलब मेरा बात समझना, ये AICT है, ये TCS हुआ, ये मान लीजिए TCS का क्लाइंट हुआ, वो TCS से बात किया है, TCS ने मेरे संग बात किया, ये B2B हो गया जब, तो अब तो मैं तो इसको दूंगा ही, क्योंकि ये जब पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद सपोर्ट कहीं और से भी ले सकता है ना। तो B2B में खास करके कोड देना पड़ता है, B2C में कोई किसी को मतलब नहीं रहता, लेकिन वेबसाइट का तो कोड देना ही पड़ेगा। ऐप का भले ना दें, लेकिन क्योंकि ऐप तो एक बार प्ले स्टोर में अपलोड हो गया वो तो काम करते रहेगा, ठीक है, लेकिन वेबसाइट का तो कोड देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो भी हो, मेरा कहने का देखिए पूरे में से मोरल खाली निकालना है आप, कि जो बंदा वो 35,000 वाला होगा उसको ये वाला सॉफ्टवेयर बेचेंगे। मतलब यहाँ पे दोनों टाइप का बिजनेस है, मतलब उसको सिर्फ एक OS पे चलने वाला सॉफ्टवेयर बेचेंगे। जो 1 लाख वाला, 1,20,000 वाला होगा उसको हम क्लास फाइल बेचेंगे। मतलब दोनों टाइप का बिजनेस हो गया यहाँ पे। क्लास फाइल उसी बंदे को बेचेंगे जो को तीनों OS में अपना फिर से रन कराए चलेगा। क्लास फाइल भी बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कोड नहीं मिलने वाला। जार फाइल भी बेच सकते हैं, EXE फाइल भी बेच सकते हैं,
तो यहाँ पे बिजनेस बहुत टाइप के बिजनेस हो जाते हैं, ठीक है ना? क्लियर? ओके ना? तो ये था पहला रीज़न। अभी भी बहुत ज़्यादा तो क्यों का आंसर नहीं मिला, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ गया कि एक हाई लेवल लैंग्वेज ओएस इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन ये नहीं है कि क्यों होते हैं, क्योंकि अभी भी आपको क्वेश्चन में फंसा ही देगा। कोई पूछेगा सर ये कंपाइलर है, इसमें सी में भी कंपाइलर था, असेंबलर था, ये ओएस डिपेंडेंट कैसे बना रहा है? इसमें भी कंपाइलर और असेंबलर है, ये इंडिपेंडेंट कैसे बना दे रहा? दोनों तो एक ही चीज़ था, ठीक है? तो ये क्यों ऐसा क्वेश्चन है ना, मतलब आपको ख़त्म ही नहीं होता है ना। तो इसके लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा? C++ और जावा तीनों एक साथ जब हम कंपेयर करेंगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है? पहले तो इसको यहाँ पे हम रोकते हैं।